हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम करवाने जा रहे हैं सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन, उनके एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन जो कि क्लास 9th के लिए होता है। और इसमें हम क्लास 9th में साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे इनके बारे में। और जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से। तो कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आज इसके सेशन में हम यही क्वेश्चन डिस्कस कर। जो क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होंगे हम वही करेंगे। वैसे इसमें और भी दूसरे पार्ट आते हैं, परंतु हम सिर्फ यहाँ पर साइंस 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है? जब बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने को ही आप क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। किस समय होता है? बारिश के समय। तो क्यों बिजली कड़कती है, क्या उसके बिजली के कड़कने का क्या प्रोसेस होता है, मीन्स लाइटनिंग का क्या प्रोसेस होता है, तो उसको ही आपको ए बी सी डी ई ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, जिसको आपको सीक्वेंस में जमाना है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस रहता है। दैट इज द इट इज क्लाउड। ये क्लाउड, ठीक है। क्लाउड का ये एज कौन सा है? अपर एज। और ये एज कौन सा है? यहाँ पर लोअर एज। और ये क्या चीज है? क्लाउड। क्लाउड के देखिए अपर एज के अंदर, यहाँ पर अपर एज के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होता है? पॉजिटिव। और लोअर एज में कैसा चार्ज कलेक्ट हो जाता है? नेगेटिव। और धीरे धीरे इनका मैग्नीट्यूड है वो बढ़ने लगता है। और जब मैग्नीट्यूड का मतलब है साइन नहीं होता, सिर्फ चार्ज, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ऐसे चार्ज जैसे होता है वो बढ़ने लगता है। और बीच में क्या है? यहाँ पर एयर। एयर किसका काम करेगी? कंडक्टर का काम करेगी। और उसके बाद इन द लास्ट क्या होगा? यहाँ पे बिजली कड़कने, ऐसे बिजली कड़कने लगेगी, दोनों की मिक्सिंग होने। तो ये चीज क्या कहलाती है? यहाँ पर लाइटनिंग। तो देखो क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम इसके अंदर सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ accumulated चार्ज बिकम लार्ज। B. Accumulation of negative charge near the lower edge of the cloud. C. Air become conductor of charge accumulate. And D. Accumulation of positive charge near the upper edge of cloud. E. Negative and positive charge meet producing a strike of bright light and sound called as lightning. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या रहने वाला है? यहाँ पर D मीन्स अब खुद देख सकते हैं अपर एज पर क्या कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है ना। डी ऑप्शन कौन सा है? डी और सी, दो में डी ऑप्शन है। नाउ डी, ये भी डी है और ये भी। नेक्स्ट देखिए क्या है। जब यहाँ पर हुआ है तो लोअर चार्ज होना चाहिए। एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लो, यस बी, दोनों में सही है। देन सी या ए, दोनों में से क्या होगा? उसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड एक्यूमुलेटेड चार्ज पहले बिकम्स लार्ज। चार्ज जो होगा वो लार्ज होगा, उसका मैग्नीट्यूड लार्ज है, मीन्स ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, एयर बिकम कंडक्टर ऑफ चार्ज। इन द लास्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉल्ड लाइटनिंग, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया मेरे पास में थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये प्रोसेस चलेगी। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? जो हम भोजन ले रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, उससे मुझे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। 1 kg फूड से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग बाय 1 kg ऑफ फूड। ये क्या कहलाता है यहाँ पर? कैलोरीफिक वैल्यू।
या 1 kg ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं आप। ये फ्यूल का भी होता है, तो दैट इज द किलो जूल पर केजी ना। जूल नीचे नहीं आता है कि जूल पर ग्राम नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे किलो जूल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगी इस किलो जूल पर या जूल, किलो जूल पर केजी, ये इसकी यूनिट हो जाती है। देखिए साथ साथ में आपको इसकी टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू जिसे आप सी कहते हो, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी। अगर डेफिनेशन आती होगी तो आप जरूर इसका बता पाएंगे कि क्या यूनिट होगी। नाउ to electroplate silver Ag on a metal object, what will you choose as cathode, anode and electrolyte? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं ना। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एक कंटेनर लेंगे हम, इस कंटेनर के अंदर हम क्या लेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रोलाइट क्या कौन सा लेंगे, जो मुझे यहाँ पर डिपॉजिट करवाना है। जैसे मुझे यहाँ सिल्वर डिपॉजिट कराना है तो मैं कॉपर का नहीं लूंगी, है ना, कॉपर सॉल्ट लूंगी नहीं, या तो सिल्वर सॉल्ट लूंगी, है ना, कोई भी सिल्वर का सॉल्ट लूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट की जगह आपके पास क्या लिखा आ सकता है, दैट इज AgCl, AgNO3, है ना, लाइक दिस ये लिखा आ सकता है। ये क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इसमें क्या लगा होगा, एक कैथोड होगा और दूसरा क्या होगा, एनोड होगा। एक यहाँ पर कैथोड होगा और एक यहाँ पर एनोड होगा। कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, जब आप इसको बैटरी से अटैच करेंगे, है ना। जब आप इसको बैटरी से अटैच कर देंगे ना, तो पता चलेगा आपको कि ये क्या होगा। देखिए एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, सेल होता है एक, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, और ग्रुप ऑफ सेल को ही आप क्या बोलते हैं, बैटरी। एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड। जो नेगेटिव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखना, कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब आप देखिए कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। कैटायन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कैटायन किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। और दूसरा क्या स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, एनायन मूव टुवर्ड्स, एनायन मूव टुवर्ड्स नोड, एनोड की तरफ मूव करते हैं। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। एनायन कैसे होता है, नेगेटिव। किसकी तरफ भागे जाएंगे, यहाँ पर। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट है तो Ag कैसा रहेगा, प्लस, ये कैसा रहेगा, माइनस। अगर NO3 है तो ये प्लस और ये। यहाँ पर अब आप कैथोड किसका लोगे, कैथोड लेंगे हम। देखिए कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होता है, कोई भी मेटल अगर डिपॉजिट होता है तो वो कहाँ होगा, कैथोड पर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। मुझे कैथोड पे क्या मिलेगा, आपके पास कॉपर, ये सॉरी Ag मिल जाएगा। तो यानी कैथोड क्या होगा, मेटल का ऑब्जेक्ट होगा। एनोड किसका बना होगा, सिल्वर का बना होगा। ये एनोड रहा, ये किसका बना होगा, Ag रॉड होगी, सिल्वर की रॉड होगी। और ये क्या होगा, किसी मेटल का ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है। ये क्या होगा, एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, बड़ी लाइन क्या होती है, पॉजिटिव लाइन क्या होती है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या। ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए।
राशि वॉज अनेबल टू होल्ड द ग्रीजी टम्बलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड, इट वुड बी बिकॉज। देखो एक कोई लड़की है किचन में काम कर रही है, वो क्या कहती है, उसका टम्बलर जो है दूध से भरा हुआ टम्बलर है वो किसके है, ग्रीसी मतलब ऑयली हो गया, ठीक है। तो उसको वो पकड़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि सरफेस कैसी हो गई है, स्मूथ, जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो गया है, कम। ग्रेसिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। क्या करता है, ग्रेसिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा, ठीक है। और क्या दूसरा क्या काम करता है, मेक सरफेस स्मूथ। जितना स्मूथ होता है ना, वो उतना ही फ्रिक्शन उसमें कम हो जाता है। जैसे कि आप अगर आइस में आपने स्केटिंग की, तो आइस स्केटिंग के अंदर क्या होता है, बहुत तेजी से फिसलते हैं, क्योंकि आइस कैसी होती है, स्मूथ होती है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम लगता है। इसीलिए आइस स्केटिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तो आइस स्केटिंग से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन, और सरफेस क्यों होती है, स्मूथ होती है। हम नॉर्मली क्यों चल पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी सरफेस कैसी है, रफ, और जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, हम एक जगह पे ठहर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तब हम कहीं पर ठहर नहीं पाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, कंबाइन इज ए मशीन आइडेंटिफाई फ्रॉम विच फॉर विच इट इज यूज्ड। ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। कंबाइन एक मशीन होती है जिसको हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए काम में लेते हैं। कहाँ पे काम आती है, ये खेतों में काम आती है, फार्मिंग के लिए काम आती है। हार्वेस्ट करना हो, थ्रेस करना हो, कचरा बाहर निकालना हो, उसके लिए काम। नाउ tadpole develops into adult frog by the process of metamorphosis। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी ही चाहिए। टेडपॉल क्या होता है, फ्रॉग का जो चाइल्ड होता है, फ्रॉग का जो चाइल्ड है वो क्या कहलाता है यहाँ पर, टेडपॉल। और टेडपोल से मुझे अगर फ्रॉग बनाना है तो ये क्या कहलाएगा, उल्टा लिख दे। टेडपोल ये क्या होता है, चाइल्ड होता है किसका, चाइल्ड ऑफ, बच्चा है किसका, फ्रॉग का। और ये जो प्रोसेस होता है जिसको बदलने का, दैट इज द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। बडिंग क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है यहाँ पर, और ये इसके साथ में क्या निकल जाती है, बड, तो ये बडिंग होता है। अडेप्टेशन, किसी चीज अनुकूल हो जाना, बड, जैसे कि हम यहाँ पर डेजर्ट एरिया के क्या हो गए हैं, अडेप्ट हो गए हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग रह सकते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, फिर भी वहाँ पे लोग सरवाइव कर लेते हैं। हम वहाँ जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जब वहाँ कंटिन्यूस वहाँ रहने लग जाते हैं तो वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि उसके एडप्ट, एडेप्टेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एग प्लस स्पर्म दोनों का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो आपको आनी चाहिए। नाउ फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, अभी बताया था, हम जब चल रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट, चलने के अगेंस्ट कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है घर्षण बल। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी, अर्थ अपनी तरफ खींचती है चीजों को, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस, एनायन के अंदर जो फोर्स होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस अर्थ के अंदर, अर्थ के नियर जो प्रेशर होता है उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप इसे समझ भी सकते हैं, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो नॉर्मल भी डेज हो, यानी अगर हवा बह भी नहीं रही हो तो भी आपको एक प्रेशर फील होता है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हम चलते हैं तो उस फोर्स के अकॉर्डिंग, चलने के अकॉर्डिंग हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हम रहे, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट लगता है, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, मूविंग फोर्स के अगेंस्ट लगता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है ये, ह्यूमन ears आर सेंसरी ऑर्गन दैट हेल्प टू हियर साउंड। आपको मालूम है हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें
एक हियरिंग के लिए कौन है? ईयर। और देखने के लिए कौन है? आईज। टच के लिए कौन है? स्किन। तो यहाँ पर और टेस्ट के लिए कौन है? टंग। तो इस तरीके से हमारे पास कितने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से ईयर क्या काम कर रहा है? ईयर का काम कर रहा है। ईयर, ह्यूमन ईयर्स सेंसरी ऑर्गन है और किसका काम करता है? सुनने का काम करता है। इट्स आउटर पोर्शन कैन बी सीन, बाहर का पोर्शन ये देखो, ये आपको दिखाई दे। रेस्ट ऑफ डेलिकेट ईयर इज बरीड डीप इनसाइड द स्कल। नेक्स्ट जो अंदर है वो स्कल में धसा हुआ रहता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर ईयर टू इनर ईयर। आउटर ईयर से इनर ईयर तक का क्या सीक्वेंस रहता है? प्रोसेस ऑफ हियरिंग का क्या सीक्वेंस रहता है? देखिए, ऑडिटरी नर्व, ईयर ड्रम, पिन्ना, ईयर ट्यूब एंड इनर ईयर। आप देखिए यहाँ पर इनकी कितने सारे इन्होंने दिए हैं, तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि कौन आउटर ईयर है, कौन मिडल ईयर है, कौन इनर ईयर है, लास्ट में कहाँ तक जाता है और कैसे हमें सुनाई देता है, तो इसके लिए डायग्राम देखते हैं सबसे पहले इसका। हमारे पास ये देखिए, ये ईयर का डायग्राम। ईयर कितने पार्ट में होता है? आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर ईयर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो कान का बाहरी हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं हम? पिन्ना। यानी सबसे पहले वॉइस कहाँ जाएगी? इस पिन्ना। देन ये आपको अंदर जो नली सी दिखाई दे रही है, दैट इज द ऑडिटरी कैनाल। ये किस में आता है? मिडल ईयर में। देन कौन आता है? ईयर ड्रम। ये रहा ईयर ड्रम। ओके, ये। और नाउ इनर ईयर। ईयर ड्रम के बाद का क्या होता है? इनर ईयर। इसमें कौन होते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ऑडिटरी नर्व होती है। ये किस में आता है? इनर ईयर के अंदर। नाउ देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? पिन्ना। यानी सबसे पहले कौन आया? ये रहा। फिर कहाँ जाएगा ये? नेक्स्ट देखिए कहाँ जाएगा? इस ईयर ड्रम में, ऑडिटरी कैनाल और फिर उसके बाद ईयर ड्रम, दोनों ही दे रखे हैं मुझे यहाँ पर। ऑडिटरी कैनाल भी दे रखा है और ईयर ड्रम भी दे रखा है। ऑडिटरी कैनाल को इसने क्या लिखा है? ईयर ट्यूब लिखा। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले यही है और उसके बाद कौन है? ईयर ड्रम। फिर कौन है यहाँ पर? ईयर, क्या हो गया? नहीं, सबसे पहले कौन आएगा? सी। सी नंबर पे देखिए कौन है? सी पे कौन है? ये। तो बाकी ऑप्शन तो मेरे पास ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले। फिर कौन आएगा यहाँ पर? ईयर ट्यूब आएगा, जिसे हमने क्या बोल दिया है? ईयर ट्यूब को देखिए क्या बोला है हमने? ऑडिटरी कैनाल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ईयर ट्यूब। ईयर ट्यूब के बाद कौन जाएगा? ईयर ड्रम। तो ईयर ट्यूब देखिए सेकेंड नंबर पे, ईयर ट्यूब। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? ईयर ड्रम आएगा। और फिर देखो ईयर ड्रम मिडल पोर्शन खत्म, उसके बाद क्या आ गया? इनर पोर्शन। इनर पोर्शन में देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते, और फिर इसमें ईयर, इनर ईयर फोर्थ पे, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑडिटरी नर्व आता है। ऑडिटरी नर्व इम्पल्स को कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन में। ब्रेन उसको क्या करता है? समझता है और बाद फिर रिस्पॉन्स दे। तो मेरे पास क्या ऑर्डर रह गया? सबसे पहले पिन्ना। यस। वैसे तो अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन पता है तो देखिए सारे अलग है, तो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पहले कौन है? पिन्ना। फिर कौन है? ईयर ट्यूब। फिर कौन है? ईयर ड्रम। और देन इनर ईयर। और उसके सबसे लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर? ए, यानी ऑडिटरी नर्व। मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, इनको मैचअप करना है। मैचअप के लिए हम ले लेंगे सबसे पहले ब्रेल। ब्रेल क्या होती है? ब्रेल लिपि मीन्स आप जो अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए पढ़ने का एक तरीका है। तो ऐसा क्या है ब्रेल के अंदर? रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं यानी ब्लाइंड जो होते हैं, उनके लिए पढ़ने का एक तरीका, रिसोर्स है। नाउ कैलिडोस्कोप क्या होता है? ब्यूटीफुल पैटर्न होता है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बनता है, दैट इज अ कैलिडोस्कोप। नाउ देखिए यहाँ थर्ड कौन है? यस, थर्ड एक ही है, सी ऑप्शन। देन फोर्थ, अब देखो डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, जिसे कि रेनबो कहते हैं आप। और लास्ट वन इज लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट जो ऑब्जेक्ट होता है,
लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। हम जब शीशे में अपने आप को देखते हैं, जो मेरा लेफ्ट होता है वो सामने वाले का राइट होगा और जो राइट है वो उसका लेफ्ट होगा। दैट इज द लेटरल इन्वर्जन। और यहाँ पर ये क्या होता है, रेन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट को पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, सीएनजी के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और मेन कंपोनेंट क्या होता है इसका? मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सीएनजी क्या होगा? मीथेन। और मीथेन को ही आप कैसे लिखते हैं? CH4। नाउ इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्ट, यस। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, नाम ही कंप्रेस्ड है तो प्रेशर होगा, ये भी सही है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यस। से भी देखिए आप, टैक्सी है, कार है, सभी क्या और एसी है पर बेस्ड है, पॉल्यूटिंग नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इट इज लेस पॉल्यूटिंग। मोर की जगह क्या होना चाहिए? लेस पॉल्यूटिंग। तो ये भी लिख देते हैं, लेस पॉल्यूटिंग है। और क्या होता है? इजीली ट्रांसपोर्ट होता है, इजीली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। फ्यूल। नाउ नेक्स्ट देखें। Amish has to demonstrate a science activity on ignition temperature. What is ignition temperature? जिस पर कि जलना शुरू कोई भी फ्यूल from the object given to him like paper sheet, candle, matchbox and water. The correct sequence for the activity to work will. क्या क्या ऑप्शन है? लाइट द कैंडल, pour the water in one of the cup, continue hitting both the cups, make two paper cups by folding a sheet of paper, heat both the cups separately. तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? पेपर का कप ही तो बनाएंगे, तभी तो आप उस पर रख पाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो देखो डी 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 यानी ये ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट, इनकरेक्ट हो। जब आप इसके अंदर ये लिख लेंगे, फिर उसके अंदर क्या करेंगे? पोर द वाटर इन वन ऑफ द कप। सेकेंड नंबर ऑप्शन ये आना चाहिए, तो मीन्स ये भी कैंसिल हो गया। नाउ देन लाइट द कैंडल, यस। थर्ड नंबर पे ये आना चाहिए, तो मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट। एक ही बचा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। देन हीट बोथ, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल, यस। फोर्थ नंबर पे ये आएगा। और फिफ्थ नंबर पे कंटिन्यू द कप्स, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको मैचअप करना है, बायो का क्वेश्चन है। सेल के लिए बात कही गई है, दिस इज सेल, ये सेल, और इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन होता है और बीच में थोड़े थोड़े से इसके पास पोर्स भी होते हैं। ये देखिए ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, और इसमें क्रोमोसोम होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पर, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, एक ईआर होगी यहाँ पर, ईआर भी कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी बना देते हैं हम, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी बॉडी हो गई यहाँ पर, है ना, ऐसा कुछ। आगे देखिए न्यूक्लियस क्या काम करता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में इस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या काम करता है? कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटी, कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, सबका कंट्रोल यही करता है, ठीक है। तो हमारे पास में न्यूक्लियस क्या करेगा? कंट्रोल ऑल। ये होता है बाहर का जो होता है सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल, ये फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या हो गया? ये क्रोमोसोम कहाँ होता है? ये रही क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम क्या काम करते हैं? ये ट्रांसफर क्या करते हैं? करेक्टर को ट्रांसफर। जो हमारे जीन है उनको ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? क्रोमोसोम। साइटोप्लाज्म क्या करता है? कंटेन्स, इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होता है? सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। देखिए, ए का सेकंड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सब मिलाएंगे जरूर, सी का थर्ड और डी का वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। एंडेंजर्ड स्पीसीज किसमें होती है? रेड डाटा बुक के अंदर होती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है इरिगेशन का? चेन पंप, लीवर सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। देखिए, ये दोनों लास्ट जो है ये तो न्यू टेक्निक्स है, ये दोनों क्या है यहाँ पर? न्यू टेक्निक्स। और ये यहाँ पे क्या है? ओल्ड टेक्निक। ओल्ड पूछ रहा है ये, तो ओल्ड में मेरे पास क्या आएगा? ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेम अ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, पंचमढ़ी कहाँ होता है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? एमपी में। इसमें तीन चीज, कौन कौन सी तीन चीज है? एक तो है सतपुड़ा नेशनल पार्क, एनपी नेशनल पार्क होता है, ठीक है। एक है यहाँ पर बोरी सेंचुरी है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर? पंचमढ़ी सेंचुरी है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? सतपुड़ा नेशनल, बोरी नेशनल पार्क नहीं, बोरी सेंचुरी। नाउ नेक्स्ट देखिए, Ankush has just entered his adolescence year. He wishes to know what should be eaten to remain healthy. Which of the following set of food should be consumed to remain fit and healthy? एडोलिसेंस के अंदर मुझे खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एडोलिसेंट जब एज होती है तो मुझे खाने पीने में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए वो देखिए, मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल, ये कॉमन नहीं है। नाउ चिप्स नहीं है आपको, और थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ क्रॉस, और बर्गर भी नहीं लेना। नाउ मिल्क, दाल, लीफी वेजिटेबल, फ्राइड स्नैक्स नहीं लेने, ले सकते थोड़ा सा कम, है ना। और पर इसने तो हेल्दी पूछा है ना, बर्गर और चिप्स दोनों ही नहीं लेने, तो मेरे पास क्या बचा? ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिल्क, राइस, दाल एंड वेजिटेबल। नाउ अगेन is repeated question. Now question number 18, at but puberty which hormone is secreted by ovary? पुबर्टी में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ होता है? पैनक्रियाज में, और टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, और पुबर्टी फीमेल में होता है। ग्रोथ हार्मोन यहाँ नहीं होगा, कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट देखिए, पिट्यूटरी के अंदर होता है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ होता है? ग्रोथ हार्मोन आपका कहाँ रहेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रहता है, ब्रेन में। नाउ
नेक्स्ट 19, मेटामॉर्फोसिस इज इन द फ्रॉग कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन थायरोक्सिन। अगेन इंसुलिन पैनक्रियाज के अंदर होता है, एस्ट्रोजन ये देखिए पीछे दे रखा है, ये ध्यान रखना है। और ओवरी कौन सिक्रीट कर रहा है, ओवरी सिक्रीट कर रहा है कौन सा, एस्ट्रोजन। एड्रेनलिन कहाँ होता है, किडनी के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड के। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, चूज द फिजिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कॉपर सल्फेट, देखिए फॉर्मूला आना चाहिए, ए है कॉपर सल्फेट और जिंक, ठीक है। और रिएक्शन में क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और C। देखिए इट इज मोर रिएक्टिव, और कॉपर यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव। यही होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज पॉसिबल। नाउ बी ऑप्शन, FeSO4 और Cu। तो Fe क्या हो गया यहाँ पर, ये लेस रिएक्टिव, और ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव। तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं, नो पॉसिबल। सी ऑप्शन में क्या होगा, देखिए सी क्या कहता है, ZnSO4 एंड Fe, इट इज लेस रिएक्टिव, और Zn क्या होता है, मोर रिएक्टिव। अगेन सॉल्ट मुझे कैसा लेना होगा, लेस रिएक्टिव का। और लास्ट इन द लास्ट डी ऑप्शन में ZnSO4 हो गया और Cu। तो यहाँ पे Zn क्या होता है, मोर रिएक्टिव, और कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव। अगेन इट इज नॉट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दिस इज पॉसिबल। क्या होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होना चाहिए, सॉल्ट किसका होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। लेस जो रिएक्टिव मेटल है उसका क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। और किसके साथ में रिएक्शन होनी चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में। किसके साथ में होनी चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल के, तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ओके, तो नेक्स्ट देखें हम क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, प्लास्टिक कंटेनर और बॉक्सेस आर मोर प्रिफर्ड टू स्टोर फूड आइटम्स बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिएक्टिव, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मोर एक्सपेंसिव। प्लास्टिक हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 22, इफ करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल कनेक्टेड टू। अभी आपको बताया था पहले भी, क्या बताया था, मेटल डिपॉजिटेड ऑन, मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, बताया था अभी। यस, अब देखिए जब आप ये जानते हैं, और एक चीज और भी साथ में आपको बताई थी, क्या बताई थी आपको, कैटायन मूव टुवर्ड्स, कैटायन किसकी तरफ मूव करते हैं, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एंड एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। और कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव, एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर
नेगेटिव टर्मिनल, देखिए कैटायन है ना, CuSO4 में Cu कैसा है, +2, और SO4 क्या होता है, -2, इट इज कैटायन। और कैटायन आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे जाएगा, तो मीन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कैटायन कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। Now, next question, question number 23. ISRO stand for. ISRO means Indian Space Research Organization. स्पेस के फील्ड में ये सबसे टॉपेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और अमेरिका की कौन सी है, नासा। आइडेंटिफाई विच इज नॉट वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सीवेज, फॉर एल्गी, फर्टिलाइजर्स एंड विडिसाइड्स। वन इज एल्गी। Now, last question, question number before last. Which of the following gases are responsible for global warming? CO2, methane and water vapor. Yes, it is correct. CO2, sulfur dioxide. No, sulfur dioxide नहीं आएगा यहाँ पर, and कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगा यहाँ पर, और ओजोन, ये 3। Now, green house gases, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल, दैट इज CO2, H2O गैस यानी वाटर वेपर, वन इज मीथेन, NO2 एंड CFC, CHC, ये होता है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ही बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसी को ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Now, the bread or idli dough becomes fluffy because of growth of yeast cell. yeast cell का जब growth हो जाता है तब यहाँ पर fluffy हो जाता है due to formation of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना। yeast cell क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CO2, इडली और ब्रेड जो डो होता है वो बिकम्स फ्लफी, फ्लफी हो जाता। नाउ नेक्स्ट तो हो गया, ओके। तो देखा आपने हमने किस तरीके से आसानी से हमने 25 क्वेश्चंस के 26 इसलिए हो गया क्योंकि एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस के। आज के सेशन में हम इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरीके के अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आपकी सैनिक स्कूल के प्री एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो सके। नाउ कीप लर्निंग, कीप watching, smiling always. Thank you so much.